तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिशन के बारे में, जो कि है हाउस रेंट अलाउंस। तो वीडियो में हम हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पर्सन जो है वो हाउस रेंट अलाउंस जो है ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है इस हाउस रेंट अलाउंस को लेने के लिए, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे एचआरए के एग्जामिशन अवेल करने के लिए। प्लस अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस के एग्जामिशन अवेल करी है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है इस एग्जामिशन से रिलेटेड, तो आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है कि आपको जो है इजीली जो है एग्जामिशन आप इजीली अवेल कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। House rent allowance. The purpose of the allowance is to meet the cost of living in a rented accommodation. जो पर्पस है इस अलाउंस का कि वो मीट कर पाए कॉस्ट ऑफ लिविंग को इन अ रेंटेड एकोमोडेशन में। क्या क्या कंडीशन है कि हम एचआरए की जो एग्जाम्पशन है वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 1013 में। जो सैलरीड इंडिविजुअल है जो रहते हैं रेंटेड हाउस में वो क्लेम कर सकते हैं लोअर करने के लिए अपने टैक्सेस। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकते। जो स्टे होते हैं रेंटेड एकोमोडेशन में, अगर वो सेल्फ ओन्ड हाउस में रहते हैं तो नहीं क्लेम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस एक पार्ट होना चाहिए सैलरी पैकेज का या फिर सीटीसी का। देन आप जो रेंट है वो अपने स्पाउस को नहीं पे कर सकते। मान लो आप किसी घर में रह रहे हो और वो जो घर है आपके स्पाउस के नाम है, और आप टैक्स बचाने के लिए आप हर महीने अपने जो रेंट है वो अपने स्पाउस को पेमेंट कर रहे हो, तो एचआरए की आप एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते सेक्शन 1013A में। क्लियर है यहाँ पर। देन एचआरए की एग्जम्पशन 1013A में किस अमाउंट की मिलती है, यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगी किस अमाउंट की मिलती है, कैसे अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एचआर एग्जाम्पशन इज अलाउड लिस्ट ऑफ द बिलो। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कितना एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ है एम्प्लॉय को। देन सेकेंड पॉइंट कैसे निकाला है हमें, 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो सिटी। अगर जो है मेट्रो नॉन मेट्रो सिटी है तो उसके इसमें 40% सैलरी का अमाउंट निकालना है। और जो सैलरी में क्या इंक्लूड होगा आपका, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, और अगर हमें कोई कमीशन मिला है वो तीनों को इंक्लूड करके उस पे हमें 40% की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है। और इन केस अगर वो मेट्रो सिटीज में रहते हो तो उसके इसमें 40% की जगह 50%। मेट्रो सिटीज मतलब मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। देन जो थर्ड है वो क्या है, एक्चुअल रेंट पेड, जितना हम रेंट पेड कर रहे हैं माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर सैलरी का मतलब भी वही है जो हमने यहाँ पर समझा है, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन। यहाँ पर for the calculation of above the salary would include basic plus DNS allowance if provided in terms of employment। मतलब अगर DA जो है पार्ट है सीटीसी का तो DA को भी ऐड कर दो, वरना तो बेसिक ही हमें कंसिडर करना है। एंड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, अगर कोई रिसीव हो रहा है तो इसको भी इंक्लूड करना है। प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपकी जो बेसिक पे सैलरी है प्लस डीएनएस अलाउंस है, हर पूरे पर एनम की बात हो रही है यहाँ पर 6 लाख है, और एचआरए आपको कितना रिसीव हो रहा है 1.5 लाख रुपए, और रेंट कितना पेड किया आपने 1,80,000। तो उस केस में जो है आप एचआरए का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है, तो उस केस में हम कितना जो अमाउंट है उसकी एग्जामिशन ले सकते हैं एचआरए में। हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, तीनों पॉइंट्स में से जो कि लिस्ट होगा उसकी हमें रिडक्शन एग्जामिशन मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट था एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर देखो कितना रिसीव हुआ एक्चुअल एचआरए 1.5 लाख रुपए। देन हमें निकालना है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो 50% ऑफ, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम जो है वो मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो बेसिक 50% ऑफ बेसिक सैलरी मींस 50% ऑफ 6 लाख, तो कितना होएगा आपका 3 लाख हो जाएगा। देन तो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी, एक्चुअल रेंट कितना पेड हुआ है माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट देखो कितना पे हुआ था 1,80,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, हमें ऊपर गिवन थी 6 लाख रुपए, तो हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा 1,80,000 में से 60,000 गए तो कितना बचता है 1,80,000। अब देखो हमें तीन चीजों में से देखना है कि सबसे लिस्ट कौन सा अमाउंट है, 1.5 लाख या फिर 3 लाख या फिर 1,20,000। तो लोएस्ट अमाउंट कौन सा है हमारा 1,20,000। तो लोअर ऑफ फॉलोइंग 1,20,000। तो हमें एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ था 1.5 लाख,
माइनस 1,20,000 का जो है हम एग्जामिशन डिडक्शन जो है एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं, तो सिर्फ 30,000 ही हमारा टैक्सेबल होगा। मतलब अगर हमें HRA 1.5 लाख का मिला है तो उसमें से 1,20,000 की हम इजिली एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10(13)A में। तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे ना, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन दिया होता है कि आप कौन कौन से अलाउंसेस की जो एग्जामिशन है वो क्लेम करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको HRA में ड्रॉप डाउन में भी दिया होता है HRA 10(13)A। तो आप उसमें अगर पुट करोगे 1,20,000 तो वहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और HRA में 1.5 लाख में से सिर्फ 1,20,000 तो हम एग्जामिशन क्लेम कर देते हैं, तो सिर्फ 30,000 ही हमारा टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप HRA निकाल सकते हैं। इस केस में अगर जो है वो दिल्ली में नहीं रहता होता, किसी नॉन मेट्रो सिटी में रहता होता, तो यहाँ पर जो है 50% की जगह हम करते हैं 40%। तो क्लियर यहाँ पर। अब आप कैलकुलेशन जो है इजिली खुद कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने की जरूरत है जब हम HRA का एग्जामिशन ले रहे हैं। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आया जिन्होंने HRA की एग्जामिशन ली है, क्योंकि कई लोग जो है फेक एग्जामिशन भी ले रहे हैं। तो उस केस में जो है गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि लोग जो है फेक डिडक्शंस ले, फेक एग्जामिशन ले। तो उस केस में जो है वो पूरा प्रॉपर चेक करता है। तो अगर आप HRA की एग्जामिशन ले रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स कंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने हाउस रेंट पे लिया है और आप पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख एनुअली, एक साल में 1 लाख से ज्यादा ओवर पेमेंट ऑफ ₹1 लाख एनुअली, तो आप याद रखिए कि आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जरूर लेना चाहिए। बल्कि कंपनीज में जैसे जब आप काम करते हो, आपको जो एम्प्लॉयर है आपसे मांगता कि आप अपनी रेंट की रिसीट दो, पैन नंबर दो एम्प्लॉय अपने लैंडलॉर्ड का, तो वहां पर आपको वो डिपॉजिट भी करने पड़ते हैं। लेकिन एक ना सेफर साइड के लिए भी आप अपनी एक फाइल मेंटेन करो। और अगर आप HRA की एग्जामिशन ले रहे हो तो ये जो लैंडलॉर्ड का जो पैन नंबर है उसकी फोटो कॉपी करा के आप उस फाइल में भी लगाओ। इन केस अगर आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस रिसीव हो जाता है तो आप इजिली जो है इनकम टैक्स नोटिस के रिप्लाई में आप उसको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर पाएंगे, ठीक है मेरे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर ये था और मैंने ऐसे उसको रेंट पे किया है। क्योंकि वहां पर जो है वो आपसे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जरूर मांगेंगे अगर आपके 1 लाख से ज्यादा आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरे पास पैन ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इससे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 60 भी ले सकते हो, जिसमें लिखा होता है कि हमारे पास पैन नंबर नहीं है। और इस जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 8/2013 डेटेड 10 अक्टूबर 2013 में आया था ये। तो अगर आपकी जो एम्प्लॉयर है वो मानने को तैयार नहीं है कि पैन नंबर तो सबका होना चाहिए, मुझे पैन नंबर ही चाहिए, डिडक्शन नहीं वो दे रहे, तो उस केस में क्या है, आप उनको एक सर्कुलर दिखा सकते हैं कि सर्कुलर आया था 8/2013 में, 10 अक्टूबर को आया था सर्कुलर, कि अगर जो है लैंडलॉर्ड के पास पैन नंबर नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे सकता है 60 का। क्लियर है यहाँ पर। अगर HRA नहीं रिसीव हो रहा तो उस केस में आप 80GG की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कमिंग डेज में, तो मैं अपनी चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इनकम टैक्स के ऊपर नई नई वीडियोस जो है, नए नए टॉपिक्स पे जो वीडियोस है वो अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम। अब है रेंट पेमेंट है एक्चुअल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप फेक ही दिखा रहे हो, बस आप वर्बली बोल रहे हो कि ठीक है हम तो रेंट जो पेमेंट कर, नहीं, आपकी जो रेंट पेमेंट होने चाहिए। अगर आप फैमिली मेंबर को भी कर रहे हो, सपोज सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी मम्मी के घर होता है या फिर पापा के नाम घर होता है, फादर या मदर, तो उसके इसमें वो जो है रेंट शो कर देते हैं अपने फादर को, मदर को, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ये चीज प्रैक्टिस फॉलो करें, लेकिन आपको क्या करना है इसमें, उनको एक्चुअल पेमेंट दिखानी पड़ेगी। उनसे उनको आप पेमेंट करिए, तभी आपका प्रूफ होगा कि आप मतलब रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये याद रखना है, फादर और मदर को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पाउस के नाम घर हो तो स्पाउस को बिल्कुल मत करना, तो आप HRA की एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। देन है, अगर जो है अगर आप रेंट पेमेंट करें फैमिली मेंबर को, जैसे मैंने आपको बताया फादर और मदर को आप करो, तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि अगर वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको जरूर दिखाए। क्लियर। क्योंकि ये जो हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको रेंट रिसीव होता है, वो जो टैक्स होता है हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में होता है। तो उस केस में अगर आप उनको रेंट की पेमेंट कर रहे हो, तो जिस पर्सन को आप रेंट की पेमेंट करो, जिस फैमिली मेंबर को, तो वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी के एडमिट को जरूर शो करे इनकम में। और जो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, और रेंट की रिसीट्स भी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ अगर आपके पास इन फ्यूचर कोई नोटिस आ जाता है तो आपके पास पेपर वर्क भी पूरा होना चाहिए, रिप्लाई करने के लिए पेपर होने चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट, के बाद में आपको दिक्कत ना हो। फाइल मेंटेन करो, साथ के साथ एग्रीमेंट भी बनवाओ, रेंट रिसीट्स भी करो, लैंडलॉर्ड का जो है पैन नंबर भी रखो। Then had TDS is to be deducted at 5% from the rent paid to your landlord if payment
पेइंग रेंट अबव 50,000 पर मंथ। अगर 50,000 से ज्यादा पर मंथ आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको 5% जो है वो टैक्स टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर टेनेंट जो है पेइंग कर रहे हैं, अगर जो टेनेंट्स है पे कर रहे हैं रेंट एनआरआई लैंडलॉर्ड को, तो उस केस में उनको टीडीएस 30% डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। होम लोन इंटरेस्ट और एचआरए को साइमल्टेनियसली हम क्लेम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं कर रहा है एचआरए, तो हम डायरेक्टली इनकम टैक्स के रिटर्न में भी क्लेम कर सकते हैं। देखो, अगर एम्प्लॉयर जो है एचआरए नहीं कर रहा, फॉर्म 16 में आपका एचआरए शो नहीं हुआ, तो उस केस में घबराने वाली बात नहीं है। जब आप आईटीआर फाइल करो तो उस वहां पर जो है आप अपना दिया होता है ऑप्शन 1013 ए में एचआरए की एग्जम्पशन, तो वहां पर जो है अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा ये चांसेस रहता है कि आपके पास जो है वो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इनकम टैक्स का नोटिस अगर आ भी जाए, तो आप अगर आपने एक्चुअल पेमेंट की, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो, पेपर वर्क पूरा हो, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट या फिर लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, तो उस केस में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी आपको जो एग्जामेशन जो है मिल जाएगी। देखो, एग्जाम आप क्लेम तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ में बस ये है पेपर वर्क अपना कंप्लीट रखो। तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी कैसे हम एचआरए की एग्जामिशन ले सकते हैं, क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने हैं, प्लस कैसे कैलकुलेशन इसकी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने अपना नंबर है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।